हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5। पाठ 5 क्या है हमारा? अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है। अम्ल का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। अम्ल का मतलब यह होता है कि जिन पदार्थों में खट्टापन हो। ठीक है। जैसे हम अपने निजी जीवन में देखते हैं, नींबू है, इमली है, ये सब कैसे पाए जाते हैं? खट्टे, है ना। जब आप इसको चखते हैं तो कैसा स्वाद आता है आपको? खट्टा, है ना। अब देखो, क्षारक क्या होता है? इसमें कैसा स्वाद आता है हमें? कड़वापन। ठीक है। इसे कैसा, जब हम खाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? कुछ कुछ कड़वा। तो आपके दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले? जैसे कि करेला, नीम, है ना, और इत्यादि। ठीक है। इस तरह के फलों में आपको कैसा अनुभव होता है? सब्जियों में कड़वेपन का। ठीक है। और खट्टेपन का किस में होता है? जैसे नींबू, इमली, कुछ संतरे भी थोड़े खट्टे होते हैं, है ना। इस तरह के फलों में आपको खट्टापन महसूस होता है। और अब लवण क्या है? लवण वे पदार्थ कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं। धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। किसी धातु और अम्ल के बीच में क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक है। जैसे कि धातु से क्या आपको ध्यान में आता है? जैसे धातु में क्या होता है? जिंक, है ना, कॉपर, ये सब क्या है हमारी? मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? धातु। अगर हम इनके साथ, जैसे जिंक के साथ क्लोराइड मिला दें तो क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड, है ना। और उसमें से H2 की जो मात्रा है वो क्या है? अलग हो जाएगी। समझे? अब देखो, अब हम पढ़ेंगे पाठ। जैसे अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। सभी करते होंगे रसोई घर में। नींबू का, इमली का, नमक का, शक्कर का और सिरके का, है ना। जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं, क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? सबका एक समान होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नींबू का खट्टा होता है, परंतु इमली से बिल्कुल अलग होता है स्वाद। आपको एकदम खाते ही पता चल जाएगा ये नींबू का स्वाद है, ये इमली का। और उसी से ही नमक का बिल्कुल एकदम कड़वा कड़वा सा महसूस होगा अगर आप नमक को खाली खाएंगे तो। शक्कर का पता चलेगा मीठा है। सिरके का स्वाद भी आपको थोड़ा भिन्न भिन्न प्रतीत होगा। ठीक है। आइए अब हम क्या करते हैं, सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों का सारणी 5.1 में लिखिए। आपको एक क्या बनानी है? सारणी 5.1। जैसे कि उसमें आपको सब पदार्थों के नाम लिखने हैं और फिर उनके स्वाद को चख के बताना है, वो खट्टा है, कड़वा है या कोई अन्य पदार्थ है। आप देखो, जैसे कि नींबू का रस तो क्या प्रतीत होता है? खट्टा। संतरे का रस, ये भी खट्टा। सिरका, सिरका कैसा होता है? थोड़ा कड़वा। दही का कैसा आएगा? खट्टा। इमली खट्टा। शक्कर कैसी होती है? मीठी। कड़वी तो नहीं होती, नहीं ना। नमक कड़वा। आंवला कैसा होता है? खट्टा। खाने का सोडा कैसा होता है? कड़वा। अंगूर खट्टे। कच्चा आम खट्टा। खीरा मीठा। ठीक है। ऐसे आपको एक सारणी बनानी है और उसके अंदर आप कुछ और भी उदाहरण जो आपके दिमाग में आए हों तो आप लिख सकते हैं। जैसे करेला कड़वा, कड़वा होता है ना करेला, ऐसे। अब देखो, अब चेतावनी है
किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। ठीक है, आपने कोई भी वस्तु को ऐसे ही चखना नहीं है जब तक आपको कोई बोले नहीं। और दूसरी क्या है, किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। आपको उन्हें छूना भी नहीं है जब तक आपको कोई बोलता नहीं है। अब ये देखिए, आगे देखते हैं अगला। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा और कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन होता है ना। हम सब देखते हैं जैसे कि नमकीन स्वाद आपको किस में मिलता है, कौन सी फल सब्जी में आपको महसूस हुआ है? नमकीन नहीं हुआ ना, खट्टा मीठा कड़वा तो हुआ है ना। नमकीन तो बच्चे नमकीन के शौकीन होते हैं, जैसे लेज इत्यादि। अब ये देखो, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? ये संभव नहीं है। आप सभी पदार्थों के स्वाद का ज्ञात करने के लिए आप उसे चख सकें। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो हम कच्चे नहीं खा सकते, या तो पकने के बाद ही खा सकते हैं। नहीं, क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचाते हैं। देखो, बुजो भी यही कह रही है अपने मित्र को कि हमें सब पदार्थों को ऐसे ही नहीं चखना चाहिए, ये हमें क्या पहुंचा सकते हैं? हानि। अब पढ़ेंगे हम 5.1, जो क्या है, अम्ल और क्षारक। ठीक है, इसमें क्या है, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। सभी को पता है दही का स्वाद खट्टा होता है, नींबू का रस भी खट्टा होता है, संतरे का भी, सिरके का भी। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होता है। क्या होता है इनके अंदर? अम्ल एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, जो कि इन्हें क्या करती है? खट्टा बनाती है। ठीक है, ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? लैटिन शब्द, ठीक है, एसियर से, जिसका अर्थ है खट्टा। अब इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ये जो संतरा है, नींबू है, इनमें जो खट्टापन है ये कुदरती रूप से ही है इनके अंदर। ठीक है, मैन मेड नहीं है, ये नेचुरली ही खट्टे हैं, तो ये हमें इतनी हानि नहीं पहुंचाते। अब हम गर्मियों में जैसे नींबू पानी पीते हैं या नींबू का सेवन करते हैं सलाद इत्यादि पे, तो हम बीमार तो नहीं पड़ते, है ना। अब बिल्कुल भी नहीं पड़ते। तो आप देखो, दही तो हम सब बच्चे दोपहर के खाने, रात के खाने या कई तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी दही का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है। क्या करता है? हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया है, वायरस हैं, उनसे लड़ने में हमें सक्षम बनाता है। ठीक है, एसिड बैक्टीरिया हमारे अंदर डेवलप होंगे तो हम उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, अब देखो, खाने का सोडा जैसे कि बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। जो बेकिंग सोडा होता है उसका स्वाद खट्टा नहीं होता, तो उसके अंदर इसका मतलब अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। कैसा लगता है आपको? साबुन जैसा चिकना चिकना।
तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्य ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति शारीरिक क्रिया कहलाती है। कैसी कहलाती है? शारीरिक क्रिया। ठीक है, ये भी क्या है? जो बेकिंग सोडा है वो भी हम अपनी रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे केक बनाते समय, ढोकला इत्यादि बनाते समय हम किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडे का। ठीक है, अब जैसे केक में तो ये बहुत ही यूज़ होता है आजकल बनाते समय बेकिंग सोडा। अब ये देखो, अगले है, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? जब हम उसे चख ही नहीं सकते तो हमें कैसे पता चलेगा वो अम्लीय है, क्षारीय है? ये कैसे पता चलेगा? हमें तो उसके बारे में हम ज्ञात करते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? किस माध्यम से पता कर सकते हैं हम? इसके बारे में पढ़ते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं, है ना? क्या है ये? अब ये देखिए, जैसे जो हल्दी होती है सबको पता है, सभी के घरों में खाना बनाते समय इसका इस्तेमाल होता है। या कहीं हमें चोट लग जाती है, घाव हो जाता है तो हम हल्दी का और उसमें तेल मिला के लगा देती है मम्मियाँ, है ना? अचार इत्यादि इन सब में किसका प्रयोग होता है? हल्दी में, जो कि क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या है? प्राकृतिक पीला रंग पाया जाता है। अब देखो, जैसे लिटमस है। अब गुड़हल की पंखुड़ियाँ, जो गुड़हल की पंखुड़ियाँ होती हैं, सबने गुड़हल का फूल देखा है, कैसा होता है? लाल रंग का। तो इसके अंदर क्या होता है? प्राकृतिक लाल रंग होता है। अब हम इसको डाल दें किसी चीज़ में, अगर हमें उसका कलर क्या करना है? चेंज करना है, तो कैसा हो जाएगा उसका कलर? रेड कलर का, अगर गुड़हल का डाल दें। और इससे हम गुड़हल के फूल से, गुलाब की पंखुड़ियों से हम रंग भी बना सकते हैं, जो कि हमें हानि भी नहीं पहुंचाएंगे। उन सब की पंखुड़ियों, गेंदे की पंखुड़ियाँ, इन सब को सुखाकर, पीसकर हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल कलर्स भी तैयार कर सकते हैं। होली खेलने के लिए कुछ मिठाई इत्यादि जो हम घर पे बनाते हैं, पकवान, उसके अंदर भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं। क्या आप जानते हैं अम्ल का नाम किस में पाया जाता है? अब देखो, एसिडिक अम्ल। एसिडिक क्या होता है? जिसके अंदर एसिड प्रॉपर्टीज हो, उसे क्या कहते हैं? सिरका। जैसे फॉर्मिक अम्ल, जैसे चींटी का डंक। जब हमें चींटी काटती है तो उसका कई बार डंक अंदर रह जाता है, जो कि हमें निकालना पड़ता है। तो ये उनको डिवाइड कर रखा है अलग अलग कैटेगरीज में कि एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को किस में लेंगे, फॉर्मिक प्रॉपर्टीज़ किस में लेंगे, साइट्रिक अम्ल किस में होता है, जैसे नींबू कुल के, सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि। साइट्रिक कहते हैं ना, संतरे के अंदर सिट्रिक एसिड है, नींबू के अंदर क्या है? सिट्रिक एसिड है, रिच इन विटामिन सी है। तो इसी तरह से इसको किस में कहते हैं? साइट्रिक अम्ल। अब देखो, लैक्टिक अम्ल हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये कहाँ से हमें मिला है? ग्रीक वर्ड है ना, और लेटिन वर्ड है। तो अब इसको क्या कह दिया उन्होंने? लैक्टिक एसिड। तो क्या है? लैक्टिक एसिड किसके अंदर होता है? दही के अंदर होता है।
ऑक्सेलिक अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल किस में होता है? पालक के अंदर होता है। पालक के अंदर बोलते हैं ना कि आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें पालक खानी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। आप देखो एस्ट्रोकार्बिक अम्ल किसके अंदर है? आंवला, सिट्रस, जो भी जितने भी आपको विटामिन सी वाले फल हैं, सब्जियां हैं, उनके अंदर क्या होता है? विटामिन सी होता है। अब अगला है टर्ट्रिक अम्ल, जैसे इमली है, अंगूर है, कच्चे आम है आदि। ये सब आपको ध्यान में रखना है कि किसके अंदर कौन सा एसिड हमें मिलता है, कौन से फल से हमें कौन सा एसिड मिलता है। अब देखो, ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्राकृतिक में पाए जाते हैं, ये सब नेचुरल हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी हमने नहीं बनाया हो, ये सब कुदरती ही रूप से है ऐसे, ठीक है। दही, पालक, आंवला, इमली, अंगूर, कच्चा आम। अब देखो, क्षारक का नाम किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे चूने का पानी, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए उपयुक्त मजक, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर मिलता है? सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन के अंदर। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलता है? दूधिए मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऐसे इनको सबको डिवाइड करा हुआ है कि हमें आसानी से पता चल सके कि कौन से प्राकृतिक हैं और कौन से प्राकृतिक नहीं है। आप सबको समझ आया होगा मुझे लगता है अम्ल के बारे में। अब अगला है 5.2, जो कि है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, जैसे कि लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनोशॉक से निष्कासित किया गया है, जैसा कि आप चित्र 5.1 में देख रहे हो, ठीक है। अब आसुतः जल में इसका रंग मौव नील शोन होता है, ठीक। अब जब ये जल में होता है तो इसका कैसा होता है? मौव कलर का दिखाई देता है। तो ये लाल हो जाता है ना। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। जब इसको उसके अंदर मिला देते हैं क्षारीय विलयन, तो ये कैसा प्रतीत होता है? नीले रंग का। वैसे कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का या हल्का हल्का मोव कलर का। ये विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें? लिटमस पत्र। सामान्यतः ये लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, जैसा कि आपको चित्र 5.1 बी में दिखाया गया है। लाइकेन, चित्र 5.1 ए क्या कह रहा है? लाइकेन, और बी क्या कह रहा है? लाल व नीला लिटमस पत्र। जब ये क्या कहते हैं, कहाँ होता है? अम्लीय विलायन मिलाते हैं, अम्लीय मतलब एसिडिक, जब इसके अंदर मिलाते हैं कुछ तो कैसा प्रतीत हो जाता है? लाल। और क्षारीय मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है? नीला। हाँ ना, दोनों में इसकी रंग बदल रहा है, जैसा कि आपने देखा। अब आगे चलिए, एक हम क्रियाकलाप करके देखते हैं। 5.1 प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या पंखनली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। आपने क्या करना है? कोई भी आपको प्लास्टिक का कटोरा मिल जाए तो उसमें, या पंखनली मिल जाए, उसमें नींबू का रस लेना है और उसमें थोड़ा सा क्या करना है? पानी मिलाना है आपको।
फिर देखो आगे क्या करना है। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए, जैसा 5.2 बी में ये बच्चे करके देख रहे हैं। आपको पेपर लेना है, उसके अंदर ड्रॉपर की हेल्प से उसके ऊपर ड्रॉप डालनी है। क्या करें ये बच्चे, चित्र जैसा 5.2 है, लिटमस परीक्षण करते हुए ये बच्चे, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है, इसके रंग में कोई परिवर्तन होगा। इसी परीक्षण को नीला लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। आपको किसके साथ भी करना है, नीले के साथ भी। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इस क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। आप इसको और भी पदार्थों के साथ दोहरा सकते हैं, जैसे संतरे का रस भी ले सकते हैं, इसमें आंवले का रस ले सकते हैं। तो क्या होगा, पढ़ते हैं क्या होगा इसके अंदर। नलके का पानी, ऑप्टमज डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, दूधिया मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन आस्तुत जल में बनाएं। ठीक है, आप ये सब चीज़ों को भी ले सकते हैं इसके अंदर। शैम्पू को ले सकते हैं और सिरके को ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, बेकिंग सोडा ले सकते हैं। और ऐसे ही आप टेस्ट कीजिएगा, आपको जो स्ट्रिप्स हैं उसका कलर चेंज हो जाएगा। किसी में आपको रेड दिखेगा, किसी में ब्लू, किसी में पर्पल, अनेक प्रकार के आपको रंग इसमें दिखाई देंगे। तो ये भी आपको बताता है कि इनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं, इसीलिए ये बार बार पेपर का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, आप देखो, चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। आप बोतल के ऊपरी भाग में कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। आपको क्या करना है, चूने का पानी, जो कि चूना किस में इस्तेमाल होता है, चूना आपने देखा होगा सफ़ेदी वगैरह जब घर पे होती है तो चूने की कोटिंग होती है उसके अंदर। सफ़ेदी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है चूने का। तो अभी तो वैसे कम होता है, पहले चूने की सफ़ेदी बहुत इस्तेमाल होती थी। उसके अंदर सफ़ेद रंग का होता है, इसको पानी में घोल दिया जाता है तो एकदम जब दीवारों पे करते हैं तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद दीवारें दिखती हैं। इसके अंदर भी क्या करते थे पेंटर्स जो थे, उसके अंदर नीला रंग डाल दिया, थोड़ी सी कुछ नील की बूंदें डाल दी तो वो कैसा हो जाता था, नीले रंग का। कुछ लाल बूंदें डाल दी तो कैसा दिखने लग जाता था हमें, लाल रंग का। और हम सोचते थे वाह कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब तो पेंट में बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, पर पहले क्या होता था, चूने से ही सफ़ेदी का कार्य अधिकतर होता था। अब अगला देखो, अपने परीक्षणों को सारणी 5.2 में नोट कीजिए। आपने एक सारणी बनानी है, उसके अंदर नोट करना है परीक्षण विलियम, लाल लिटमस पत्र का प्रभाव, नीले लिटमस पत्र का प्रभाव और निष्कर्ष। आपने जो जो इसमें प्रयोग किया है, नींबू का रस, संतरे का रस, उन सबको आपने इस कॉलम में लिखना है। और फिर आपने जब लाल लिटमस पेपर लिया तब उनका कलर कैसा आया वो बताना है, नीले का लिया तब उनका कैसा आया और आपने क्या निष्कर्ष निकाला इससे, वो आपको इसके अंदर लिखना है। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों के नाम लिखने हैं। कुछ ऐसे भी तो होंगे जिसका कोई लिटमस पेपर पे चेंज ही नहीं होगा, है ना, हो सकता है ना ये भी एक। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते
उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारकीय होते हैं। वो कौन से होते हैं? उदासीन विलयन कहलाते हैं। ना उनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है और अम्लीय, ना ही शारीरिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखो अगला आगे, हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। अब क्रियाकलाप 5.2 करना है आपको। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। ठीक है, पेस्ट बनाना है आपको। स्याही, सोख्ता ब्लॉटिंग पेपर लेना है या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। आपने फिल्टर पेपर लेना है और उस पर हल्दी का घोल लगाना है और उसे कुछ देर के लिए सुखा देना है। फिर उसकी छोटी छोटी पट्टियाँ काट लेनी। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। किसका विलयन डालना है? साबुन का। आप क्या देखते हैं, क्या देखेंगे? इस प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयन का परीक्षण कीजिए और अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.3 में लिखिएगा। आप अन्य पदार्थों के विलयन से भी परीक्षण कर सकते हैं। आपके माइंड में अगर कुछ और आ रहा है तो आप उससे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको एक सारणी बनानी है। परीक्षण विलयन आपने क्या क्या लिया? नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दूधिया मैग्नीशियम, खाने का सोडा, चूने का पानी, शक्कर और नमक। और आपने हल्दी के विलयन का प्रभाव देखना है और आप क्या टिप्पणी करेंगे वो आप इसके अंदर बताएंगे। आप कैसे देखेंगे? अगर नींबू का रस और हल्दी के साथ करेंगे तो कैसा होगा, और संतरे के रस के साथ कैसे करेंगे तो क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, अब ये देखो आगे, आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। आपने एक पेपर लेना है, उसको हल्दी का पेस्ट लगाना है और उसे सुखा देना है। रुई के फव्वे की सहायता से इस पर चूने का पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। क्या बनाना है? एक फूल बनाना है। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। ये देखो, हल्दी का पेस्ट और चूने का पानी, सब कुछ प्राकृतिक है, रंग है, उनकी हेल्प से कितना सुंदर पत्र बनाया है। ऐसा आप भी बनाइए, आपकी मम्मा अवश्य ही खुश होंगी ये देखकर कि वाह कितना सुंदर है। और भी कुछ आप बना सकते हैं, फूल बना सकते हैं, पत्तियां बना सकते हैं, जैसे जिसको ड्राइंग आती है या जिसके माइंड में कुछ न्यू आइडियाज़ आते हैं। आप पीला रंग तो हल्दी से है, गुड़हल के फूल से लाल कलर भी बना सकते हैं पेपर का, या गुलाब की पंखुड़ियों से। और संतरी चाहते हैं तो उसके अंदर गेंदे की कुछ पंखुड़ियाँ डालें और वो संतरी हो जाएगा, उसका पेपर भी बना सकते हैं आप। ठीक है, आप देखो, अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारीय होता है। साबुन के अंदर क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, इसीलिए जब हल्दी साबुन पे हम लगाते हैं तो वो दाग छूटने की बजाय वो दाग कैसा दिखाई देने लग जाता है? लाल रंग का। कुछ दाग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं छूटते, जैसे मेहंदी का दाग, चाय का दाग, ये हमारे जिन भी वस्त्र पे लग जाते हैं उनसे बिल्कुल नहीं छूटते। उनको छुड़ाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको छुटाने के लिए। अब देखो, सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। अब इन्होंने भी गुड़हल का ही एग्जाम्पल लिया है। अब आगे के क्रियाकलाप में देखो, गुड़हल 5.3 है, एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं बच्चे।
गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्रित कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक रंग रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंद सारानी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। क्या करना है, गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ तोड़ी हैं आपने, उसको गर्म जल में मिलाना है, जब तक हिलाना है जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। फिर उसके बाद देखो आपको एक सारानी बनानी है ऐसे ही, उसमें परीक्षण विलयन करना है आपको। किसके साथ? शैम्पू, नींबू का रस, सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट का विलयन, सिरका, शक्कर का विलयन, नमक का विलयन। ठीक है। आरंभिक रंग और अंतिम रंग, जब आपने उसके अंदर डाला तब आपने उसका रंग को किस प्रकार अनुभव करा, ये आपको बताना है। उसका उस टाइम जब आप उसको डालेंगे तब उसका कलर चेंज हो जाएगा, और जब उसको आप कुछ समय के लिए रखेंगे तब भी कुछ जो इनमें से हम प्रयोग कर रहे हैं ये चाहे प्राकृतिक हैं, बट उनका कुछ समय पश्चात उनका कलर चेंज हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे अंतिम रंग। ठीक है। अब देखो अगला, सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, मजेंटा और क्षारीय के विलयन को हरा कर देता है। जो गुड़हल का जो पुष्प है, जब हम उसके अंदर अम्लीय विलयन को डालेंगे उनका रंग कैसा हो जाता है? गहरा मजेंटा, गुलाबी जैसा। और जब हम क्षारीय डालेंगे तो उसका कैसा हो जाता है? हरे रंग का, जैसा कि आपको चित्र 5.3 में दिखाई दे रहा है। अब ये देखो पहेली और बूझो क्या देख रहे हैं इसमें। अब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे में ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलता, क्यों? खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। ऐसा आप एक एक्सपेरिमेंट करो, उसके अंदर देखना कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता। जैसा कि ये करके देख रहे हैं, इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। ठीक है। एक में डाला है अम्ल, एक में सूचक, एक में क्षारक। और देखो गुड़हल का पुष्प लिया है इन्होंने 5.3 में जैसा दिख रहा है, गुड़हल का पुष्प, और उससे तैयार किया गया सूचक। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों के रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। हमने पढ़ा था ना ऊपर कि उदासीन कौन से होते हैं विलयन? जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनका रंग नहीं बदलता, है ना? सभी को पता है ना? भूले तो नहीं। अब देखो आगे पहेली आपको आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। पहेली क्या है? निम्नलिखित समस्या लेके आई है। एक छोटी सी कविता है। कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा, अमल है ये या है क्षार, प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण हो ना ज्ञान। है ना? कॉफ़ी का कलर कैसा होता है? सबने देखी होगी, भूरे रंग की होती है, पर जब उसको टेस्ट करना इतनी कड़वी आपको लगेगी। और ये आप बता सकते हैं कि अम्ल है या क्षार? नहीं। प्रश्न ही इतना गजब है कि ये जब हम उसको पीते हैं बना के तब वो हमें मीठी लगती है, जब हम उसे वैसे टेस्ट करेंगे कच्ची कॉफ़ी को तो कैसी लगेगी? एकदम कड़वी कड़वी सी। ठीक है। बिना परीक्षण हो न ज्ञान, इसका जिन्होंने पिया है कॉफ़ी को उन्हीं को इसका अनुभव है कि वो कैसा उसका टेस्ट होता है। अब देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 5.4 करके देखते हैं। शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है
कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय में निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लें: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलियम पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रकाशित कीजिए। आपने प्रेक्षण को सारणी 5.5 में लिखिए। जैसे ये लिखी हुई है, अम्ल का नाम आपने क्या क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम, क्या लिया था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रेट अम्ल, इन सब के आपको इसके अंदर नाम लिखने हैं। ओके, अब देखो अगला है लिटमस पत्र पर प्रभाव। लिटमस पेपर लेना है, उस पर क्या इनका प्रभाव हुआ वो आपको लिखना है। उसका कलर, कौन सा कलर चेंज हुआ वो सब आपको बताना है, और किसका कलर नहीं चेंज हुआ तो इसके बारे में भी बताना है। हल्दी के पत्र पर प्रभाव, आपको 2 पेपर पे इसको एक्सपेरिमेंट को करना है, एक तो हल्दी के और एक लिटमस पेपर पे। फिर क्या हुआ? गुड़हल के पुष्प के सूचक का प्रभाव, जो आपने ये 5.3 में बनाया था गुड़हल के पुष्प से 3 उसके अंदर ट्यूब्स के अंदर, उनका उस पर क्या प्रभाव पड़ा है वो आपको बताना है। अब देखो, प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रख रखाव तथा उपयोगों में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संरक्षक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। देखो, एक आपको सावधानी और भी रखनी है, जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपने किसी सीनियर की हेल्प से, उनकी गाइडेंस के अंदर और उनकी देखरेख के अंदर आपको इन सब एक्सपेरिमेंट्स को करना चाहिए, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं ना, तो आपको ज्ञात भी नहीं है कि ये एसिडिक है, शारीरिक है, अम्लीय है, या इनको हाथ लगाने से क्या प्रभाव होगा। ठीक है, ये एकदम से आपकी स्किन को अगर स्किन के ऊपर ये डल जाते हैं तो एकदम से हमें नेगेटिव इफेक्ट मिलता है, उसका एकदम जलन सी महसूस होती है। और अगला देखो 5.3 है, उसमें क्या है? उदासीनकरण। इससे क्या हम सीखेंगे, जानते हैं। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है, ऐसा पढ़ा है ना हमने ऊपर। आप ये देखें कि अब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है? अब दोनों को ही मिक्स कर देते हैं उसके अंदर तो क्या होगा? हाँ, देखते हैं। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया। इससे इसे क्या कहते हैं? फिनोल्फ्थेलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोल्फ्थेलीन। ठीक है, आप देखो जो क्रियाकलाप 5.5 है, एक और करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। क्या करे? जो आपका टीचर है वो आपको क्लास में करके दिखाएगा इसको। किसी परखनली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भर लीजिए। ऐसा करना है आपको। ठीक है, 1/4 आपको फिल कर लेना है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने भर लिया उसके अंदर। इसका रंग नोट कीजिए, आपको इसका रंग देखना है। फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर फिनोल्फ्थेलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। जब आप जिस बॉटल से उसके अंदर डालेंगे तो आपने उसका कलर भी देखना है। सूचक के 2 से 3 बूंद अम्ल में मिलाइए। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको अम्ल में मिलाना है। ये देखो, इन्होंने कहा था हम अम्ल और सूचक
को अम्ल और क्षारक को बनाकर देखेंगे। क्या आएगा? सूचक। पहले उदासीन का प्रक्रम, जैसे देखो ये चित्र 5.4 में दिखाई दे रहा है। पहले जो उन्होंने डाला है उसमें क्या था? वाइट कलर, और फिर कुछ पर्पल पर्पल डाला, तो वो कैसा दिखाई दे रहा है अब आपको? दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में पूरा पर्पल दिखाई दे रहा है ना। देखो चित्र 5.4 में, परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। उसको हिलाना है आपको। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? बिल्कुल देगा, जैसा कि हमें दिखाई भी दे रहा है चित्र में। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होगा? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक इसका हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। देखो इसके अंदर, ट्यूब के अंदर वो धीरे धीरे करके डाल रहा है, ड्रॉप ड्रॉप करके डालना है, और फिर उसको हिला के देखना है कि उसका कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ। एकदम से पूरा कलर नहीं मिला देना, पूरा का पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डालना, एक एक बूंद करके आपको डालना है उसका कलर चेंज करने के लिए। तो क्या होगा? अब इनमें तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद मिलाइए। फिर क्या डालना है उसके अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। कैसा दिखाई दे रहा है आपको? जैसे दिखाई दे रहा है ना पिंक कलर का, गुलाबी रंग का, ऐसा ही आपको दिखाई देगा। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फथालीन गुलाबी रंग देता है। जब विलयन क्षारकीय होता है तो कैसा रंग देता है हमें? गुलाबी। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगीन रहता है। कैसा रहेगा ये? एकदम कलरफुल, रंगीन। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, मतलब कोई चेंज नहीं होने देते। उदासीन आपने पढ़ा था ना ऊपर। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन कई प्राकृतिक न तो अम्लीय रहती है और न क्षारीय। क्यों? दोनों मिक्स हो गए, पता ही नहीं चलेगा कि ये अम्लीय है या क्षारकीय है। ठीक है। अब देखो दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है, दोनों की ही प्रॉपर्टीज चली जाती हैं। हमें जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो हमें कैसे पता होगा कि ये अम्लीय है या क्षारकीय? ऐसा हम घर पे भी करते हैं। घर पे जब हम गर्मियों में, इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, जैसे कि हम जब नींबू पानी बनाते हैं तब हम क्या करते हैं? पानी के अंदर तो कोई स्वाद नहीं होता, पर हम उसके अंदर क्या डालते हैं? अम्लीय पदार्थ, नींबू डालते हैं जो कि सबको पता है खट्टा होता है। फिर क्या डालते हैं? क्षारीय, नमक डालते हैं और चीनी डालते हैं। जब सब कुछ मिक्स कर देते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये खट्टा है या मीठा। खट्टा और मीठा मिक्स बराबर मात्रा में बनता है ना, सबने पिया भी होगा। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल सेम। तो उदासीन कारण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? इसके बाद आपने क्या अनुभव किया? उदासीन कारण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है उसके अंदर? ऊष्मा। पढ़ा था ना हमने। आर्थिक निम्न होती है। निम्न ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। ऊष्मा क्या होती है? गर्मी, है ना। और जब हम इनको मिला देते हैं तो अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, उनका बस टेम्परेचर चेंज हो जाता है। क्या होता है उनका? टेम्परेचर। एक के अंदर एक ठंडा होता है, एक क्या होता है? गर्म। जब दोनों को ही मिला देते हैं, अब हो सकता है कि जो हम दो एसिड मिला रहे हैं वो गर्म भी हो सकते हैं दोनों,
ठीक है। तो क्या निकलती है उसमें से, उनका क्या हो गया, तापमान बढ़ गया। और उसमें से क्या निकलती दिखाई देती है आपको, ऊष्मा। उदासीन कारण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित हो जाता है जो लवण कहलाता है। हमने पढ़ा था ना ऊपर, वो क्या कहलाता है, लवण। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है, किसी भी प्रकृति का हो सकता है वो। उदासीन कारण को निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। हम इसको ये डेफिनेशन के द्वारा बता रहे हैं। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीकरण कहलाती है। जो भी अम्ल और क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, उदासी कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है, लवण और जल। जब भी आप इनको परफॉर्म करते हैं लैब्स के अंदर तो क्या होता है, देखो इसके अंदर हमने डाला, तो एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। जैसे हमने इसके अंदर डाला जिंक Zn प्लस 2HCl, क्या डाला, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। वो कितनी मात्रा में डालना है आपको, डबल में। तो इससे क्या आप फॉर्म होगा, ZnCl, जिंक और क्लोराइड तो एक तरफ रह जाएंगे और H2 जो वाटर है वो अलग हो जाएगा। ऐसा ही इन सब प्रॉपर जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, इनमें ऐसा ही होगा। आप जिसके साथ भी इसका करेंगे, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिस भी उसके साथ आप इसको करेंगे, उसके अंदर क्लोरीन मिलाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाएंगे, मैग्नीशियम मिलाएंगे, तो वो क्या कर देगा, वाटर को अलग कर देगा। और क्या कहते हैं, इसी के साथ साथ वो खुद कंबाइन हो जाएंगे आपस में, आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसे अम्ल है या क्षारीय है, और वाटर को अलग कर देगा। मतलब कि क्या है, जो लवण पदार्थ है उसको भी आपको बता देगा कि इसमें लवण क्या है, अम्ल क्या है और क्षारीय क्या है। अब देखो, क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिकतम होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। देखो, ऐसा हम तब भी सुनते हैं जब बारिश होती है, गर्मियों में जब पहली पहली बारिश होती है तो उसमें अम्ल की मात्रा बहुत अधिक होती है। तब हमने सुना होगा कि सब बोलते हैं घर पे बड़े हमें कि इस वर्षा में मत नहाइए, क्योंकि ये वर्षा हमारे अनुकूल नहीं है, इससे हमें खांसी जुकाम बीमार पड़ जाएंगे हम, क्योंकि उसमें अम्ल की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो हम नहीं सहन कर सकते। ठीक है, हमारा शरीर नहीं सहन कर पाता, तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में यह अम्ल कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? वर्षा जल अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायु में प्रदूषकों के रूप में नियुक्त होती है। आपको पता है कि जो ऊपर हवा है उनमें सभी गैसेज है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। जब भी अगर किसी एक की भी अगर मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, इसीलिए पहली बारिश में तो बिल्कुल मना करते हैं सब, है ना। तो इन सब की मात्रा उनमें ज़्यादा होती है। ये सब जब वर्षा होती है, ये सब की मात्रा जब ऊपर बढ़ जाती है तभी तो वर्षा होती है, कई बार एकदम अचानक से। वर्षा जल में घुलकर क्रमश कार्बन अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। ये क्या करती है, जो पौधे होते हैं उनको भी क्षति पहुंचाती है। ठीक है, अब देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ेंगे अगला। अम्ल प्लस क्षारक इक्वल टू लवण प्लस जल, ऊष्मा निर्कृत होती है।
ठीक है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अंदर अम्ल और क्षारक मिलाते हैं, वो तो मिल जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। वो क्या बनाते हैं, लवण, और उसमें से जल को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ये देखो इन्होंने लिया है निम्नलिखित अभिक्रिया, इसका उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl लिया है उन्होंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O प्लस ऊष्मा। इसमें से क्या निकलेगी, ऊष्मा भी निकलेगी। ठीक है, इसमें से जो वाटर है वो अलग हो जाएगा। बूजों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है अथवा ठंडा। गर्म हो जाता है या ठंडा, जब उसके अंदर मिलाते हैं गर्म हो जाता है, एकदम से भाप निकलती है। कभी आप देखना आपके आसपास कहीं अगर सफ़ेदी हो रही हो या कभी आपको मौका मिले, जब हम चूने को पानी में मिलाते हैं वो एकदम गरम गरम सा हो जाता है, उसमें से भाप भी निकलती है। अगला देखो 5.4 दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। अपाचन हम पढ़ेंगे। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। ये हाइड्रो जो क्लोरीन है वो हमें भोजन पचाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपचन हो जाता है। अगर हम इसी को ज़्यादा ले लें तो क्या हो जाएगा, हमें अपचन। कभी कभी अपचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिये मैग्नीशियम जैसे कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। देखो जब हम अगर ज़्यादा ले लेते हैं मात्रा हाइड्रोक्लोरिक की तो हमें गैस बनने लग जाती है ना। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई या तो दवाई लेते हैं या क्या करते हैं ORS का घोल लेते हैं कि हम ठीक रहें, या फिर मम्मी बोलती है कि थोड़ा अजवाइन नमक चाट लो, ऐसा कर लो, चूरन चाट लो, तो वो हमें हेल्प करता है हमारे डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन करने में, है ना। और अगर हम उसकी जगह हाइड्रोक्लोरिक और लेने लग जाएं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। हमें अपनी दिनचर्या का बिल्कुल सही से ध्यान रखना चाहिए। अब देखो चींटी का जब डंक काटता है हमें, जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के भाव को निम्नयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। अब देखो मृदा उपचार, एक और पढ़ते हैं। रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब हम उनमें अम्लीय और क्षारकीय जल डालेंगे या बहुत सारी खाद डाल दें तो क्या कहते हैं, उनकी वृद्धि तब अच्छी नहीं होगी। अच्छे से हमें उनकी देखभाल करने के लिए हमें उनके अंदर स्वच्छ जल, स्वच्छ खाद का प्रयोग करना चाहिए। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बूझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचर्चित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल नियुक्त करते हैं जो उसे क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। ऐसा करते हैं जब हम उसके अंदर खाद मिलाते हैं तो वो किसकी होती है, अम्ल नियुक्त करते हैं कि इसके अंदर कितनी मात्रा में इसको खाद डालनी चाहिए, इस पौधे को कितनी मात्रा में नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। अब देखो कारखानों का अपशिष्ट।
अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय व नदी में बहाने दिया विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। हमें डायरेक्ट ही जो हमारा कूड़ा कचरा है उन्हें नदियों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह जो नदी के अंदर भी जीव रहते हैं, मछली इत्यादि, तो उन्हें बहुत हानि होती है। अब इस पाठ में हमारे क्या क्या प्रमुख शब्द आए हैं? अम्ल, क्षारक, सूचक, उदासीन विलयन, उदासीकरण और लवण। आपने क्या सीखा है इससे? देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, समानतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। ऐसा ही पढ़ा है ना? अगला देखो, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिल्कुल। अगला देखो, वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय उदासीन कहलाते हैं, है ना? अब देखो अगला, ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में भिन्न रंग दर्शाते हैं वे क्या कहलाते हैं? सूचक। अगला देखो, अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। अब हमें अभ्यास करना है। सबसे पहले हमें अंतर बताना है। अम्ल और क्षारक के बीच अंतर बताइए। अंतर बताना है जी। आपको क्या बता सकते हैं? अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे पदार्थ होते हैं। क्षारक कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, है ना? आप आसानी से बता सकते हैं कौन कौन से भी होते हैं, उदाहरण भी दे सकते हैं। अब देखो दूसरा है, अपने घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मर्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इनकी प्रकृति क्या होती है ये आपको बतानी है। इनकी प्रकृति कैसी होती है ना? हमें तो पानी पानी सा दिखाई देता है, थोड़ा चिकना चिकना, पर हमारे जो शीशा है, खिड़की है, दरवाजे, उनको बिल्कुल एकदम साफ कर देता है। इनकी प्रकृति क्या होती है? कोई ये नेचुरल कोई होते हैं, थोड़े से तो हमने इसके अंदर मैन मेड वो डाल रखे होते हैं, डिटर्जेंट वगैरह, है ना? तो प्रकृति क्या हुई इसकी? मानव द्वारा बनाए गए हैं, है ना? तो इसके बारे में बताइएगा, लिखिए कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे। देखो, जो थर्ड है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? ये देखो, जो ये लिटमस है, हमने इसके बारे में ऊपर पढ़ा था। जब ये पानी के संपर्क में आता है तब कैसा दिखाई देता है? मौव कलर का, है ना? हल्का हल्का गुलाबी। और जब इसे हम पानी से दूर रखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का, है ना? इसे ही लिटमस कहा था ना। और जब इस पे हम प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग करते हैं अनेक प्रकार के, तब हम क्या पाते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है ना? हो जाता है ना चेंज। और हम क्या बता सकते हैं? एक तो ये प्राकृतिक होता है और इसके अंदर क्या होता है? लाइकानो प्रॉपर्टीज होती है। जब ये अम्ल के साथ आता है तब इसका कलर चेंज हो जाता है ना? और जब ये क्षारकीय के साथ आता है तब नीला हो जाता है, अम्ल के साथ आता है तो गुलाबी मौव कलर का दिखाई देता है। ऐसा ही पड़ा था। अब देखो चौथा जो है, क्या आशुतोष जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होते हैं? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? कैसे बता सकते हैं कि अम्लीय, क्षारकीय या उदास? थोड़ा सा टेस्ट करके, है ना? जब हम उसके अंदर नींबू डाल देंगे तो अम्लीय बन जाएगा। क्षारकीय डाल देंगे, कुछ नमक ज़्यादा डाल देंगे तो कैसा बन जाएगा? और हम कुछ नहीं डालेंगे तो उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, तो वो क्या है? आपका उदासीन का एग्जाम्पल बन जाएगा, है ना? अब देखो अगला, उदासीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। आपको बताना है, एक उदाहरण देना है। उदासीकरण
का एक उदाहरण क्या दे सकते हैं आप? उदासीकरण होता क्या है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। वे पदार्थ जो न अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उदासीन कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण आप बता सकते हैं, क्या हो सकता है? अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो टी अथवा गलत है तो एफ लिखिए। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, बताओ। फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण जल में बना देते हैं, ट्रू। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलायकों को विभिन्न रंग दिखाता है, ट्रू। धन क्षय क्षार और उपस्थिति के कारण होते हैं, फॉल्स। अब देखो अगला 7वां है, जो दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहक की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दरोजी ये कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी चाहिए? कैसे करेगा वो? जब उसने उसके अंदर कोई निशानी नहीं लगा के और सब शीतल मृदु पेय हैं और की कुछ बोतलें हैं, शीतल मृदु की तो कुछ है और उसने चिन्ह लगा नहीं रखा, तो कैसे दे के आएगा? सोचो सोचो, बताओ। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, जब आपको कभी शीतल जल पीने की आवश्यकता होगी, आपको गर्म ही मिला होगा, और कुछ तो जो कीट वो मांगते हैं, टूटी का ही पानी मांगते हैं। फिल्टर वाटर बहुत कम लोग पीते हैं, तो कैसे दे के आएगा? सोचना और इसको लिखना अपने आप से। देखो अगला जो प्रश्न है 8वां, समझाइए ऐसा क्यों होता है। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं ना सब, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं आप? समझाओ। कि अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए, है ना, स्वस्थ रहने के लिए गोली लेना तो आवश्यक है, बिल्कुल ना। देखो जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, ऐसा लगाते हैं ना, अचार का तेल लगा दिया, चाबी क्यों करते हैं? कि उसका प्रभाव आपको कम से कम हो, ऐसा इसीलिए ही करते हैं, ठीक है। जब भी हम ऐसे प्रयोग करते हैं, वो तब करते हैं जब हमें उनका जो हमारे शरीर पर खाने से, पहनने से या कुछ काटने से, लगने से उसके प्रभाव को कम करने के लिए, कम पीड़ा हो हमें, तो हम उसकी जो प्राकृतिक वो है प्रॉपर्टी, उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम उसके ऊपर अगर दूसरी प्रॉपर्टीज़ लगा दें तो उसका जो है इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे हमें काटा डेंगू ने, मच्छर ने या चींटी ने, तो हमें बहुत जलन महसूस होती है। अगर हम उसके ऊपर लोहे की चाबी से या अचार का तेल वगैरह लगा दें तो वो कुछ हद तक हमारी जो पीड़ा है वो कम हो जाती है। अब देखो क्या, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, करा जाता है ना, बिल्कुल, और करना भी चाहिए। इससे क्या होता है, जो जलीय जीव जंतु हैं वो उन्हें सांस लेने में अत्यधिक वो होती है और उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है कई बार, हम इतना एकदम कूड़ा करकट डाल दे तो कारखानों का। अब देखो अगला 9 है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करने के उनकी पहचान कैसे करेंगे कि ये हाइड्रोक्लोरिक है, दूसरा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा शक्कर का विलयन है? कैसे करेंगे बताना। उन सब का कलर अलग अलग आएगा,
पहले आप थोड़ा सा एक जो पेपर फिल्टर पेपर लिया था आपने, हल्दी की जो स्ट्रिप्स काटी थी, उन पे थोड़े थोड़े एक एक ड्रॉप डाल के देखना कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसा कलर आया, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तीसरा शक्कर डालने से इसका कलर, तीनों का कलर अलग अलग आएगा, तो उसको आसानी से आप बता सकते हैं कि ये कैसा। अब देखो जो 10वां है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया है, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। नीला ही रहेगा, जरूरी नहीं है वो नीला रहे, वो उसका कलर चेंज भी हो सकता है, ये आपको बताना है क्यों चेंज होगा। क्यों कि जो लिटमस पेपर है वो चेक ही हम इसीलिए करते हैं कि इस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, आपने क्या कहते हैं, क्या और क्या डाल सकते हैं, नींबू का रस डालने से भी उनके अंदर परिवर्तन हो रहा था, है ना। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि परिवर्तन तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों की क्या है, प्रॉपर्टीज अलग अलग है। आप देखो 11वां जो है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ना है आपको। क को अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचक के रंग को परिवर्तित कर देते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब देखो ख, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। कई ऐसे हैं कि जो अम्ल के साथ कर देते हैं पर क्षारक के साथ नहीं करते, बिल्कुल होते हैं ऐसे भी। ग देखो, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। अब इसका उल्टा भी होगा, जो क्षारक के साथ कर रहा है वो अम्ल के साथ नहीं करेगा, है ना। अब देखो, अम्ल और क्षारक के रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वाक्यों में से कोई भी वाक्य सही है। सभी चार या क और घ केवल ख, ग और घ केवल घ बताइए। ठीक है, ये आपको बताना है, करके देखना इसको, नहीं तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगला देखो, विस्तारित अधिगमन क्रियाकलाप और परियोजन कार्य, ये आपको करके देखना है। क्या है ये? पहला, अम्ल और क्षारकों का ज्ञान का उपयोग करते हुए खाने के सोडे और चुकंदर की सहायता से एक गुप्त संदेश लिखिए, समझाइए ये कैसे कार्य करता है। जैसे कि आपको संकेत मिला है, जल में खाने के सोडे का विलयन बनाए। इस विलयन का उपयोग सफ़ेद कागज की शीट पर रुई के फोए के संदेश लिखने से कीजिए। संदेश के सूख जाने के बाद उस पर ताजी चुकंदर का एक टुकड़ा मिलाइए, तो आपको क्या लगेगा। ठीक है, ये आपको करके देखना है। आप देखो जो दूसरा है, क्या कर सकते हैं आप, लाल पत्ता गोभी के टुकड़ों को जल में उबाल कर उसका रस तैयार कीजिए। इसका उपयोग सूचक के रूप में करके इसे अम्लीय क्षारकीय विलयनों का परीक्षण कीजिए। आपके परीक्षणों की एक सारणी प्रस्तुत करनी है, ये आपको करके देखना है। तीसरा है, अपने क्षेत्र की मृदा का एक नमूना लीजिए, यह मालूम कीजिए कि ये अम्लीय है, क्षारकीय अथवा उदासीन। किसानों के साथ बातचीत कीजिए और मृदा का उपचार किस प्रकार करते हैं, ये आपको बताना है। चौथा, किसी चिकित्सक से यह जानने का प्रयास कीजिए कि अति अम्लता का उपचार करने के लिए वह कौन सी औषधि लेने का सुझाव देते हैं। अति अम्लता को दूर करने के लिए वो आपको कौन सी औषधि देते हैं, इसको भी आपने जानना है और बताना है। उनसे ये जानने का प्रयास कीजिए कि अति अम्लता से कैसे बचा जा सकता है, ऐसे इससे हम बच भी कैसे सकते हैं। हम देखो, क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डी ऑक्सराइबो न्यूक्लिक अम्ल है ना। अथवा डीएनए होता है। यह शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे हमारा रंग रूप, आँखों के रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण करता है। सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं भी अमोनिया अम्लों के बने होते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाली वसा अम्ल होते हैं।
ठीक है। ये सब के अंदर होते हैं, सबका जो डीएनए है वो बिल्कुल अलग अलग आता है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। आपके घर में भी जो 4 लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन इत्यादि इत्यादि, सबका क्या होता है, डीएनए। डीएनए आपका मम्मी पापा से तो मैच करेगा, ऑब्वियसली है ये बात। पर जो उनके रंग है, आपका उनका रूप है, नैन नक्श है, वो सब धीरे धीरे थोड़े थोड़े भिन्न होते हैं। ठीक है। सबका अलग अलग प्राकृतिक आकार भगवान ने बनाकर भेजा है, सब अलग अलग दिखाई देते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।